अभिवादन। कभी सोचा है कि एक पत्थर और मान लीजिए एक चिड़िया में असल फर्क क्या है? मतलब चलना, सांस लेना, बढ़ना, ये तो हम देखते हैं, पर अंदर क्या चल रहा है? जीवन को असल में चलाने वाली मशीनरी क्या है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जीवन का मतलब ही है लगातार मरम्मत और ऊर्जा का मैनेजमेंट। हर जीवित चीज को, चाहे वो पौधा हो या हम, ये करना ही पड़ता है। अच्छा। तो आज हम इसी जीवन को चलाने वाली कुछ बहुत जरूरी बुनियादी प्रक्रियाओं पर बात करेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन, पोषण। हाँ, पोषण, फिर रेस्पिरेशन यानी श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन, शरीर में चीजों का घूमना, और एक्सक्रीशन यानी बेकार चीजों को बाहर निकालना। और हमारी जानकारी विज्ञान की किताबों से आ रही है ना? जो इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझाती हैं। बिल्कुल। किताबें इन प्रक्रियाओं को काफी डिटेल में बताती हैं। तो ठीक है, हमारा मकसद है इन प्रोसेसेस के सबसे जरूरी पहलू समझना। ये कैसे काम करती हैं, क्यों इतनी जरूरी हैं, और हाँ, ये आपस में जुड़ी कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी जरूरत एनर्जी और सामान। जिंदा रहने के लिए ये चाहिए। तो जीव इसे जुटाते कैसे हैं? मुझे लगता है दो खास तरीके हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। सही, बिल्कुल सही। ऑटोट्रॉफिक जीव जैसे कि ज्यादातर पौधे, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एक प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, हाँ सुना है। हाँ, इसमें पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से पानी और सूरज की रोशनी की एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। उनके अंदर एक हरा पदार्थ होता है, क्लोरोफिल। अच्छा। उसकी मदद से वो शुगर जैसा खाना बनाते हैं और फिर इस एनर्जी को वो स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं बाद के लिए। कमाल है। और हम जैसे जीव जो हेटरोट्रॉफिक है, हम तो दूसरों पे निर्भर है। हाँ, हम हेटरोट्रॉफिक हैं। हम बना बनाया कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं, पौधों से या दूसरे जानवरों से। तो हमारे शरीर में क्या होता है? खाना पेट में जाता है? देखिए, खाना एक लंबी नली से गुजरता है, जिसे एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। हाँ। मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। लार में एक एंजाइम होता है, सैलिवरी अमाइलेज। हाँ। वो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर पेट में और एंजाइम काम करते हैं, और असली एब्जॉर्प्शन छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओह, वहाँ वो विली होते हैं ना, उंगलियों जैसे छोटे छोटे उभार। बिल्कुल, लाखों विली होते हैं। ये पचे हुए खाने को सोखने के लिए सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इससे एब्जॉर्प्शन बहुत एफिशिएंट हो जाता है। दिलचस्प है कि जरूरत एक ही है, ऊर्जा पाना, पर तरीके कितने अलग हैं। आपने कहा अमीबा। हाँ, अमीबा जैसा सिंगल सेल जीव, वो अपने सेल मेम्ब्रेन से ही खाने को घेर लेता है, एक फूड वैक्यूल बनाकर। और हमारे अंदर इतना जटिल डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये एवोल्यूशन का कमाल है। सही। अच्छा, खाना मिल गया, पच गया, एब्जॉर्ब हो गया, पर उससे शरीर को एनर्जी कैसे मिलेगी? यहीं पर रेस्पिरेशन आता है। सही। एग्जैक्टली, यही रेस्पिरेशन का रोल है। और ये सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है, जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी। असली काम तो सेल्स के अंदर होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं इसे। जो खाने से ग्लूकोज मिला था, हाँ। वो पहले टूटता है पायरुवेट नाम के मॉलिक्यूल में। ये कोशिका के तरल हिस्से साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है। फिर अगर ऑक्सीजन मौजूद है, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और ये कोशिका के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये पायरुवेट पूरी तरह टूट जाता है। और क्या बनता है? इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो हम सांस छोड़ते हुए निकालते हैं, पानी बनता है, और सबसे जरूरी, ढेर सारी एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर होती है। एटीपी, ये तो जैसे सेल की एनर्जी करेंसी हो गई। बिल्कुल, यही एटीपी सेल के सारे काम करने के लिए एनर्जी देती है। और अगर मान लीजिए ऑक्सीजन ना हो तो? कभी-कभी ऐसा होता है। हाँ, होता है। तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जैसे यीस्ट में जब फर्मेंटेशन होता है तो अल्कोहल बनता है, या जब हम बहुत ज्यादा कसरत कर लेते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हाँ, वो दर्द होता है, फिर क्रैम्प्स। हाँ, वो लैक्टिक एसिड बनने की वजह से होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी एटीपी बनती है, पर एरोबिक के मुकाबले बहुत ही कम। समझ गई। और ये ऑक्सीजन अंदर कैसे आती है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे जाती है? फेफड़ों का क्या रोल है? हमारे फेफड़ों में लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं, एल्वियोलाई कहते हैं उन्हें। ये गुब्बारों जैसी होती हैं और गैस एक्सचेंज के लिए एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया देती हैं। अच्छा। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई में आती है और खून में चली जाती है। खून में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, जो ऑक्सीजन को पकड़कर पूरे शरीर में ले जाता है। और शरीर से आई कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकलकर एल्वियोलाई में आती है और सांस छोड़ने पर बाहर निकल जाती है। तो मतलब हीमोग्लोबिन टैक्सी जैसा है ऑक्सीजन के लिए। बिल्कुल, हाँ, कह सकते हैं। एक बहुत कुशल टैक्सी। ठीक है,
तो अब हमारे पास एनर्जी है, ऑक्सीजन पहुंच रही है, पर बड़े जीवों में जैसे हम हैं, जिनके अरबों सेल्स हैं, उन सबतों की ऑक्सीजन और खाना कैसे पहुंचता है और उनका कचरा कैसे हटता है? यहीं पर ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है। बिल्कुल। इसके लिए एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। इंसानों में ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें दिल, हार्ट है, खून, ब्लड और खून की नलियां, ब्लड वेसल्स। दिल तो एक पंप की तरह काम करता है ना? हाँ, एक अद्भुत पंप। ये खून को पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। और हमारे दिल की खासियत है कि ये ऑक्सीजन वाले साफ खून, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बिना ऑक्सीजन वाले मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाले गंदे खून, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बिल्कुल अलग रखता है। अच्छा, हाँ, वो 4 चेंबर्स होते हैं दिल में, सही। 2 ऊपर आर्टरिया, 2 नीचे वेंट्रिकल्स। राइट साइड गंदा खून हैंडल करती है, लेफ्ट साइड साफ खून। खून फेफड़ों में जाता है साफ होने, फिर दिल में वापस आता है और फिर दिल उसे जोर से पंप करके पूरे शरीर में भेजता है। इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये बहुत एफिशिएंट है। समझ गई। ये तो हमारे जैसे जटिल जीवों की बात हुई। पौधों का क्या? वो तो कहीं हिलते डुलते नहीं। उनमें कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन? उनमें भी होता है और बहुत जरूरी है। उनके पास 2 तरह की नलियां होती हैं। एक है जाइलम। जाइलम। हाँ, जाइलम जड़ों से पानी और घुले हुए मिनरल्स को खींचकर ऊपर पत्तियों तक ले जाता है। ये काफी ऊंचाई तक भी जाता है। इसमें पत्तियों से पानी के भाप बनकर उड़ने यानी ट्रांसपिरेशन से एक खिंचाव पैदा होता है जो मदद करता है। अच्छा, ट्रांसपिरेशन पुल। हाँ, और दूसरी तरह की नलियां हैं फ्लोएम। ये पत्तियों में जो खाना बनता है फोटोसिंथेसिस से, उस खाने को मतलब शुगर को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाती हैं, जड़ों तक, फलों तक, जहां भी जरूरत हो। इसमें पौधे की एनर्जी एटीपी खर्च होती है। तो पौधों में भी पूरा इंतजाम है पानी और खाने को इधर-उधर ले जाने का। कमाल है। बिल्कुल, जीवन के लिए ये जरूरी है। अब एक और जरूरी प्रक्रिया बची है, एक्सक्रीशन। शरीर में इतने सारे काम होते हैं तो कुछ बेकार चीजें भी बनती होंगी, मेटाबॉलिक वेस्ट। हाँ, बनती हैं और ये हानिकारक हो सकती हैं। जैसे यूरिया बनता है हमारे शरीर में। इन जहरीले वेस्ट्स को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। और इंसानों में ये काम कौन करता है? किडनीज, गुर्दे। हाँ, मुख्य रूप से किडनीज। हमारे पास एक जोड़ी किडनीज होती हैं। ये बीन के आकार की होती है। इनके अंदर क्या होता है? हर किडनी में लाखों छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये नेफ्रॉन्स असल में खून को फिल्टर करते हैं। फिल्टर मतलब छानते हैं। हाँ, खून नेफ्रॉन से गुजरता है तो उसमें से पानी, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स और यूरिया जैसी चीजें छन जाती हैं। फिर नेफ्रॉन काम की चीजों को, जैसे ज्यादातर पानी, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स को वापस सोख लेता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है। और जो बेकार बचता है यानी यूरिया और फालतू पानी और सॉल्ट्स, वो यूरिन यानी पेशाब बन जाता है। ये यूरिन फिर यूरेटर से होकर ब्लैडर में जमा होता है और यूरेथ्रा के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। और अगर किसी की किडनीज खराब हो जाएं तो? तब खून साफ नहीं हो पाता, जहरीली चीजें जमा होने लगती हैं। ऐसे में डायलिसिस मशीन से खून साफ करवाना पड़ता है। वो कृत्रिम रूप से वही काम करती है जो किडनी करती है। समझ गई। अच्छा, ये तो हमारी बात हुई। पौधे अपना कचरा कैसे निकालते हैं? उनके पास तो किडनीज नहीं होती। नहीं, उनके तरीके अलग हैं। जैसे फालतू पानी वो ट्रांसपिरेशन से निकाल देते हैं, जैसा हमने बात की। हाँ। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स वो अपनी पत्तियों में जमा कर देते हैं और जब पत्तियां गिरती हैं तो वेस्ट भी निकल जाता है। कुछ छाल में जमा कर देते हैं। आपने रेजिन और गोंद देखा होगा पेड़ों पर। हाँ, देखा है। वो भी उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। और कुछ वेस्ट वो अपनी जड़ों के जरिए आसपास की मिट्टी में भी छोड़ देते हैं। तो उनके पास भी तरीके हैं कचरा हटाने के, बस अलग हैं। बिल्कुल, हर जीव ने अपने माहौल और अपनी बनावट के हिसाब से तरीके विकसित किए हैं। तो कुल मिलाकर ये 4 प्रक्रियाएं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये सब मिलकर ही जीवन को संभव बनाती हैं। एक मशीनरी की तरह जिसके सारे पुर्जे मिलकर काम कर रहे हैं। हर एक अपने आप में कितना जटिल है, पर सब एक साथ कितनी खूबसूरती से काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये चारों प्रक्रियाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। खाना, न्यूट्रिशन, ऊर्जा देता है जिसे रेस्पिरेशन निकालता है। ट्रांसपोर्टेशन उस खाने और ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाता है और वेस्ट को हटाने में मदद करता है, जिसे एक्सक्रीशन पूरी तरह बाहर निकालता है। ये सब मिलकर शरीर के अंदर एक संतुलन, एक स्थिरता बनाए रखते हैं, जिसे होम्योस्टैसिस कहते हैं। होम्योस्टैसिस? हाँ, मतलब अंदरूनी माहौल को स्थिर रखना। एग्जैक्टली। बाहरी माहौल चाहे कितना भी बदले, अंदर सब ठीक ठाक चलता रहे, यही जीवन है।
आज की बातचीत से एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है। हमने देखा कि ये अंग कितने ज़रूरी हैं, जैसे किडनीज, और जब ये ठीक से काम नहीं करते तो जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर शायद ऑर्गन डोनेशन का महत्व समझ आता है। हाँ, आपने बहुत ज़रूरी बात उठाई। ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान। ये एक महान काम है जहाँ कोई व्यक्ति अपने अंग दान करके किसी दूसरे इंसान को नया जीवन दे सकता है या उसकी ज़िंदगी बेहतर बना सकता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट। ये वाकई हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना कीमती है और कैसे विज्ञान की तरक्की और इंसानी दयालुता मिलकर किसी की जिंदगी बचा सकती है, यहाँ तक कि किसी के जाने के बाद भी। बिल्कुल, ये एक ज़रूरी अनुस्मारक है, जीवन की निरंतरता और कैसे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इस पे सोचना चाहिए। हाँ, सोचने के लिए एक अहम बात छोड़ी है आपने।